और नॉन इनहेरिटेबल। समझ में आ रहा ना? अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ है टेस्टिस ओवरी में तो अगली जनरेशन में पास होगा, और अगर जर्म सेल में नहीं हुआ तो अगली जनरेशन में पास नहीं होगा। ठीक, म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं जनरली, आइए, और समटाइम क्या होते हैं, यूजफुल। म्यूटेशन नेचुरल भी होता है, म्यूटेशन आर्टिफिशियली कराया भी जाता है। अगर हमको अपने बेनिफिट के लिए कराना है तो हम आर्टिफिशियल म्यूटेशन कराएंगे, कभी नुकसान के लिए म्यूटेशन नहीं कराएंगे कि इससे हमको कोई नुकसान हो जाए। ठीक, खासकर प्लांट ब्रीडिंग जब कराते हैं, नई वैरायटी बनाते हैं प्लांट्स की, तो उसमें हम म्यूटेशन आर्टिफिशियली कराते हैं। समझ में आ रहा है? अब म्यूटेशन में देखिए, जेनेटिक्स वाले में आप थोड़ा सा वहां से ले लीजिए इसको। ठीक, म्यूटेशन जीन में भी हो सकता है, म्यूटेशन क्रोमोसोम के नंबर में भी होता है। अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है ये, वो भी म्यूटेशन है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हो रहा है, वो भी म्यूटेशन है। और जीन में तो म्यूटेशन होता ही है। समझ में आता ना? तो म्यूटेशन लिख लीजिएगा, एंड जीन, जीन में म्यूटेशन होता है, और दूसरा है एंड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। हालांकि जीन क्या है, क्रोमोसोम का ही पार्ट है। ठीक है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो सकता है, और क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंज हो सकता है। ठीक, जो जीन में म्यूटेशन है ये बहुत माइन्यूट होता है, छोटा सा चेंज। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग क्या बोलते हैं, जीन, उसमें बदलाव होगा। जैसे पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा है ना, बुक में लिखा गया एग्जांपल, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एक बीमारी होती है, उसका नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक, उसमें 6 नंबर पर ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ जाता है। समझ में आ रहा ना? तो वो जीन म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन छोटे लेवल पर होता है। और क्रोमोसोम में म्यूटेशन, क्योंकि अगर मान लीजिए क्रोमोसोम है ये, इस क्रोमोसोम की कोई एक आर्म यहां से टूट करके निकल गई, ध्यान से देखते रहिएगा, बड़ा पार्ट है, ये बड़े लेवल पर है, ये छोटे लेवल पर है। ठीक है, तो यहां पर ये बड़ा सेगमेंट कट करके निकल गया, इसको बोलेंगे डिलीशन। कोई सेगमेंट कहीं से आकर के यहां जुड़ गया, एडिशन। कोई सेगमेंट कटा, और कटने के बाद में यहां से अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, इन्वर्जन। और एक होता है ट्रांसलोकेशन, जहां से सेगमेंट कटा और कट करके इसके जोड़ीदार क्रोमोसोम या किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर के लग गया, वो है ट्रांसलोकेशन। समझ में आया? तो वो थोड़ा बड़े लेवल पर होता है। बाकी अगर इस क्रोमोसोम की छोटे से किसी सेगमेंट में कोई चेंज हो रहा है, स्मॉल सेगमेंट में, जिसको आप कहते हैं जीन, तो वो क्या है, जीन म्यूटेशन है। समझ में आया? और क्रोमोसोमल म्यूटेशन का एक नाम और है क्रोमोसोमल एबरेशन। इसको और क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं। बताइए इन दोनों में से जनरली इनहेरिटेबल कौन सा होता है, अगली जनरेशन में कौन सा पास होता है इसमें से? जनरली, सामान्यतः जीन म्यूटेशन पास होता है। समझ में आ रहा है? ये जनरली पास नहीं होते हैं, ऐसे में कभी नहीं होते हैं। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, कौन सा इसमें से हम ये करें पास जनरली नहीं होता, तो एग्जांपल आपने पढ़ा होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। उसमें क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव होता है ना अगली जनरेशन में। तो अगर क्रोमोसोम की संख्या चेंज हो गई है, तो मान लीजिए ये 45, ये है टर्नर सिंड्रोम, जानते हैं। और डबल XY ये क्या है, 47, ये क्या है, क्लिनफेल्टर, है ना। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये म्यूटेशन अगली जनरेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये पर्सन क्या होते हैं, स्टेराइल। ये पर्सन जनरली क्या है, स्टेराइल होते हैं। अगर क्रोमोसोम की संख्या बदल गई तो जिस पर्सन में, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया है, चेंज है, 46 क्रोमोसोम उसमें नहीं है, उसमें 47 है। या 47 कैसे बनते हैं, वो जेनेटिक्स में आप पढ़ते हैं। तो उसकी अगली पीढ़ी नहीं आएगी, उसकी अगली जनरेशन नहीं आएगी, क्योंकि वो पर्सन स्टेराइल होगा। समझ में आ रहा ना। तो जब नहीं आएगा तो कैसे उसका म्यूटेशन, कैसे उसकी अगली जनरेशन में पास होगा, नहीं जाएगा ना। जो बदलाव उसमें हुआ है वो अगली जनरेशन में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि अपने बच्चे बना नहीं पाएगा वो। ठीक, तो इसीलिए ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जनरली क्या होते हैं, नॉन इनहेरिटेबल, और ये क्या होते हैं, इनहेरिटेबल। जैसे सिकल सेल एनीमिया जीन म्यूटेशन है, इसका एग्जांपल है वो जीन। तो सिकल सेल एनीमिया,
का पेशेंट अपनी अगली जनरेशन लाता है, उसके बच्चे बनते हैं। समझ में आ रहा ना? लिख लीजिएगा, ये क्या है, जनरली सॉरी ये इनहेरिटेबल होते हैं, इनहेरिटेबल। और यहां पर लिखेंगे क्रोमोसोमल में जनरली नॉन इनहेरिटेबल, जनरली नॉन इनहेरिटेबल। बताइए। हाँ, जीन, जीन हम लोग स्मॉल सेगमेंट डीएनए को बोलते हैं जीन। छोटा लेवल, बहुत थोड़ा सा चेंज, उसमें से भी सबसे छोटा जीन म्यूटेशन कहा जाए तो पॉइंट म्यूटेशन होता है। अगर कहा जाए सबसे छोटा जीन म्यूटेशन बताइए तो पॉइंट म्यूटेशन। जैसे जीन का मतलब समझते हैं, अगर मैंने डीएनए बनाया और मैंने लिखा डीएनए हमारा 2 मीटर का लॉन्ग डीएनए होता है ना, अब उसमें मैंने देखिए 2 मीटर का डीएनए है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने यहाँ पर A C यहाँ बना दिया, ये T हो गया, ये A और T और ये G। अब मैं कहूँ कि ये सेगमेंट जीन कहा जाएगा। हाँ, जीन जानते हैं क्या होता है? जीन डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा होता है जिससे कोई कैरेक्टर डिसाइड होता है, जिससे कोई प्रोटीन बनती है, ये जीन हो गया। ठीक है, तो इस छोटे से सेगमेंट में कोई बदलाव हो रहा, हो सकता है इसमें से 2 बेस पेयर चेंज हो जाए गलती से जब ये डीएनए रेप्लिकेट हो। अरे एरर कहां आता है? जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए डिवाइड करता है, तो हो सकता है इससे जब इस स्ट्रैंड से जब नया डीएनए बने तो वहां पर सब कुछ सही हो, लेकिन ये जो बेस पेयर आपके लगे हुए हैं, इसके सामने टी आना चाहिए उसमें और टी के सामने ए आना चाहिए, गलती से इनके स्थान पर सी और डी हो गया, 2 बेस पेयर चेंज हो गया। क्यों हो सकता है तो पूरा जीन के अंडर में ही ना, तो वो जीन म्यूटेशन कार्य। लेकिन अगर एक बेस पेयर में चेंजिंग हो रही है, सिंगल बेस पेयर बदल रहा है, ये अकेला बदल रहा है, तो ये पॉइंट है। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस में चेंजिंग आती है। हाँ बताइए। नहीं, छोटे नहीं कह सकते। हाँ, छोटा अमाउंट ये कह सकते हैं कि जो जीन म्यूटेशन है, देखिए अगर क्रोमोसोम की संख्या बदली, ठीक, तो उसकी अगली जनरेशन नहीं आएगी, सीधा सा माइंड में रख लीजिए। यहां पर क्या हो रहा है, इस वाले में जब नंबर में चेंज होता है तो उसकी अगली जनरेशन नहीं आएगी, लेकिन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अगर बदल रही है, क्रोमोसोम, अब ये सोचिए ये 2 मीटर का डीएनए है और यहां से यहां तक इतने बड़े सेगमेंट में कोई बदलाव हो रहा है। हो सकता है ये पूरा सेगमेंट कट कर निकल जाए कहीं, हो सकता है ये सेगमेंट कटे और कट करके उल्टी डायरेक्शन में आकर के जुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कटता कब है? कटता कब है? क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर कटता है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो इन्वर्ट हो जाए, इन्वर्जन, तो ये आप ये वाला कहेंगे स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो क्रोमोसोम का ही पार्ट है, तो इस डीएनए के ही पार्ट है, लेकिन ये बड़े लेवल पर हो रहा है। और छोटे लेवल जीन में अगर कोई चेंजिंग है तो वो ठीक, ये वाला और ये वाला इसकी अगली जनरेशन आती है, लेकिन अगर ये चेंज हुआ है तो इसकी अगली जनरेशन नहीं आएगी, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर जब बदलता है ना, तो बताइए सेल डिवीजन कैसे होगा? अगर किसी में 47 क्रोमोसोम हो जाए तो कोशिका विभाजन हो जाएगा कि नहीं होगा? बनेगा स्पर्म? नहीं बनेगा ना। 47 क्रोमोसोम में कैसे होगा भाई? आधा आधा डिवाइड 23.5 तो करेंगे नहीं, 23.5 तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा। जब मियोसिस लगेगी, मियोसिस में तो 23 इधर लगने चाहिए, वो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये वाला अगर हो रहा है, ये वाला क्रोमोसोमल एवरेशन नंबर वाला, तो अगली जनरेशन नहीं आती, बाकी सब में आएगी, कोई समस्या नहीं है। आया समझ में? आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर जब चेंज होगा तो नॉन इनहेरिटेबल होता है म्यूटेशन। ठीक, तो ये अब देखिए, अब जो बुक में लिखा गया वो देख लीजिए थोड़ा सा। एक लाइन की बुक में बहुत अच्छे समझा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन द डीएनए एंड द, आगे पढ़िए, क्रोमोसोम लिखा ना, पूरा पढ़ लीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन द डीएनए एंड द जीन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशन। हिंदी समझिए इसकी, इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, पहली लाइन। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मीनिंग यह है कि डीएनए और जीन में अगर आप संबंध बताना चाहते हैं तो म्यूटेशन से बता सकते हैं कि जीन में और डीएनए में क्या रिलेशन है, कोई है कि नहीं है। तो पहले आपको जीन समझ में आना चाहिए।
डीएनए तो सबको समझ में आया है, जीन समझ में आया कि नहीं? जेनेटिक्स में जीन तो आया होगा ना, ठीक। डीएनए के छोटे से टुकड़े को बोलते हैं जीन, अगर कुछ उससे बनता है तो। मान लीजिए कोई प्रोटीन नहीं बन रही है तो ऐसा नहीं कहेंगे जीन नहीं है, तब भी जीन है। हो सकता है उससे टीआरएनए बन रहा हो सकता है आरआरएनए बन रहा हो, कुछ ना कुछ बनना चाहिए। अगर कुछ नहीं बन रहा है तो आप उसको कहेंगे जीन नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ उससे बनना चाहिए, चाहे आरएनए बने और चाहे आरएनए बन करके प्रोटीन भी बन जाए, समझ में आया, तब वो जीन बोली जाती है। तो ये कह रहा है, लाइन को लिख लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए। जीन और डीएनए में क्या संबंध है? कैन बी एक्सप्लेन, किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सप्लेन बाय म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन की मदद से जीन और डीएनए में आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। वो तो हमको पता है ना कि डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जीन होता है, ठीक। अब इस लाइन का मीनिंग समझ लीजिए कैसे है, ये कैसे बोल रहा, म्यूटेशन से इसका क्या संबंध है कि म्यूटेशन की मदद से आप जीन और डीएनए में संबंध बता सकते हैं। देखिए, अगर हम, ये डीएनए है, हमको पता है डीएनए पर क्या है, जीन होती है ना। तो अगर जीन में कोई भी चेंज हुआ, छोटा सा कोई भी चेंज अगर जीन में होता है तो वो चेंज डीएनए में दिखाई देगा, ठीक। अगर जीन में कोई भी छोटा सा, सॉरी, अगर डीएनए, जीन नहीं कहेंगे, अगर डीएनए में कोई स्मॉल चेंज होता है, जैसे डीएनए में यहां पर ए टी और टी ए जी ये लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ टी जी ए टी और ये टी ये लगा है। अगर कोई स्मॉल चेंज होता है डीएनए की सीक्वेंस में, समझिए ध्यान से, ये क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक। तो अगर कोई छोटा सा चेंज या कोई भी चेंज डीएनए में होता है तो वो चेंज जीन में भी दिखाई देगा, उसका असर जीन में भी दिखेगा। कैसे? इस चेंज होने की वजह से कोई पर्टिकुलर प्रोटीन जो बननी चाहिए वो नहीं बनेगी, ठीक। तो आप कह सकते हैं जीन डिस्टर्ब हो गई, जीन अपना काम नहीं कर रही है। डीएनए में कोई चेंज हुआ जिसकी वजह से जीन भी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो जीन और डीएनए दोनों क्या है, आखिर दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि नहीं हुई? हमने डीएनए में कोई चेंज किया सीक्वेंस में तो उसकी वजह से जीन में भी चेंज आए, क्योंकि ये आखिर है किसका पार्ट, ये पार्ट तो डीएनए का ही तो है। तो जीन में कोई छोटा सा चेंज होगा जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉरी, डीएनए में कोई चेंज होगा जिसकी वजह से जीन में भी चेंज आएगा और पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगा। तो म्यूटेशन से तो चेंज आता है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए, एक म्यूटेशन है, आपने म्यूटेशन के टाइप पढ़े होंगे, एडिशन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन और, हाँ, मैं फ्रेम शिफ्ट समझा रहा हूं। देखिए, एक म्यूटेशन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट जानते हैं क्या है? मैसेंजर आरएनए में ये म्यूटेशन आपको कहां दिखाई देगा? इन एमआरएनए, एमआरएनए में इसका असर दिखता है। अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ डीएनए में तो उसका असर कहां दिखाई देगा? एमआरएनए में उसका असर दिखेगा, ठीक है। कैसे? देखिए, ये है जो बुक ने बनाया, वो देख लीजिए, राम हैज रेड कैप। मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है, राम हैज रेड कैप, ATCG चारों में से हो सकता है, ऐसे लिखा है। अगर इसमें से कोई आप ए को डिलीट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? RMHASREDCAT, ये आ जाएगा ना। हमने ए हटा दिया यहां से, ठीक, हटा दिया। कोई भी हटा सकते हैं आप, कहीं से भी। दो हटाएंगे तो क्या होगा बताइए? आर के साथ एच और ए आ जाएगा ना, और एस आर ई एक साथ हो जाएगा, डी सी ए, फिर अकेला छूट जाएगा।
और अगर तीनों एक साथ हटा दिया, सोचिए इसको पूरा हटा दिए, इसको डिलीट करते हैं, HAS को गायब कर दीजिए, तो क्या बचेगा? RAM, RAD, CAP। ठीक। तो अगर कोई बेस हटाया जाता है डीएनए से तो उसका असर आरएनए में दिखता है, इसको बोलते हैं डिलीशन। जैसे इसमें से हमने ए हटाया तो आरएनए, मैसेंजर आरएनए ये बना ना, ठीक है। और 2 हटाएंगे तो उसका भी असर दिखेगा, 3 हटाएंगे उसका, ये डिलीशन है। और आप एडिशन भी करा सकते हैं। एडिशन का मतलब इस सीक्वेंस में कहीं से कोई एक लेटर उठा करके जोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं ना, तो जोड़ देंगे तो रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा? अच्छा, जोड़ने से, डिलीशन होने से रीडिंग फ्रेम फॉरवर्ड आता है और एडिशन से रीडिंग फ्रेम बैकवर्ड आता है। इसको समझ लीजिए। जैसे लाइन बच्चों की जब होती है तो उस लाइन से कोई बच्चा हटा दीजिए तो पीछे वाले बच्चे खिसक करके आगे आ जाते हैं ना। अभी इसमें से ये लेटर हटाया है तो पीछे वाले खिसक करके आगे आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे। तो ये फॉरवर्ड म्यूटेशन हो रहा है। किससे हो रहा है? डिलीशन से। 2 लेटर हटाया और आगे बढ़ जाएंगे, 3 हटाया और आगे बढ़ गया पूरा। और एडिशन कराएंगे, बीच में कोई ऐड करा दिया तो ये पीछे चले जाएंगे, 2 ऐड कराएंगे और पीछे, 3 कराएंगे और पीछे। तो ये एडिशन है और डिलीशन है। समझ में आया? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यही होता है, ये एडिशन या डिलीशन की वजह से होता है। इसमें 1, 2 या 2 से ज्यादा 3 बेस ऐड हो सकते हैं या डिलीट हो सकते हैं। सबस्टिट्यूशन से नहीं होता है। एक म्यूटेशन होता है सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन जानते हैं? सबस्टिट्यूशन ये होता है, हमने ए हटाया, ध्यान दीजिए, ए हटाया और ए हटाने के बाद में इसकी जगह क्या ले आए? एच ले आए। ए को रिप्लेस किया एच से, तो जगह खाली नहीं हुई है, ठीक है, केवल बेस बदला है। वो है क्या चीज? सबस्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट किया। उसमें रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा, वहीं का वहीं रहेगा, बस म्यूटेशन हो जाएगा, असर दिखेगा उसका। समझ में आया? गलत प्रोटीन बनेगी, ठीक है। क्योंकि इसके हिसाब से पहले राम था, अब RHS RHM हो जाएगा तो अमीनो एसिड डिफर कर जाएगा प्रोटीन में। समझ में आ रहा है? तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, लिखिएगा दे आर, ये या तो एडिशन और डिलीशन म्यूटेशन, या तो एडिशन है या तो क्या है? डिलीशन है। जिसकी वजह से क्या होता है? रीडिंग फ्रेम, जो रीडिंग फ्रेम है शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। रीडिंग फ्रेम या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड कब होगा? फॉरवर्ड डिलीशन से, ठीक है, ये होगा बाई डिलीशन। और बैकवर्ड किससे होगा? बाई एडिशन। तो 1, 2 या 3 बेस का एडिशन डिलीशन कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को बुक ने लिखा है कि अगला पेज पलटेंगे, उसने लिखा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन। पलटिए पेज, आगे लिखा हुआ है, देखिए। फ्रेम शिफ्ट को वो कह रहा है डिलीशन है, तो बताइए कि एडिशन नहीं है क्या है? तो उसने क्यों लिखा है? नहीं, केवल डिलीशन लिखा, पढ़िए। फ्रेम शिफ्ट ऑफ और डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? डिलीशन म्यूटेशन। तो क्यों कहते हैं? एडिशन तो होता है यहां, एडिशन से तो फ्रेम शिफ्ट होता है, तो कारण ज्यादा, ये डिलीशन ज्यादा है इसमें। फ्रेम शिफ्ट का कारण डिलीशन ज्यादा है, एडिशन बहुत कम है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? इसको और कह सकते हैं डिलीशन म्यूटेशन, क्योंकि ज्यादातर ये डिलीशन से ही होता है। अब देखिए, अगर एक बेस को हटाया जाएगा या डिलीट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो
चेंज आएगा, 2 से भी, 3 से ज्यादा चेंज नहीं आता है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये है ए सी जी और जी ए सी, सी ए, ठीक, ये सीक्वेंस है, डीएनए में है ये ए टी सी, ये डीएनए की सीक्वेंस है। जब इससे आरएनए बना तो गलती हो सकती है ना, आरएनए बनते समय, आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, कोई मिस्टेक हो सकती है। तो सोचिए अगर मान लीजिए यहां पर ये तीनों बेस ना लगे, तीनों ही डिलीट हो जाएं, किसी वजह से 3 बेस नहीं लग पाए, ठीक, तो रीडिंग फ्रेम आगे आ जाएगा किसका करके ना, जो मैसेंजर आरएनए बनेगा अब वो कैसा बनेगा, वो ए के सामने यू लगेगा, टी के सामने ए, और ये जी हो गया, और ये क्या हो गया टी, ठीक है, और ये जी, और ये जो भी हो गया सी, और इसके बाद में हो गया जी टी यू। रीडिंग फ्रेम देखिए आगे आ गया ना। तो 3 बेस का डिलीशन होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या सॉरी, इसको ऐसे करिए, ये आप सोचिए यही मैसेंजर आरएनए है, या मैं ये लगा दे रहा हूं, यही क्या है, मैसेंजर आरएनए है, ठीक। इस मैसेंजर आरएनए में अगर ये 3 बेस ना लगे तो रीडिंग फ्रेम क्या चला जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब से एक कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड होगा, इसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से होगा, केवल इसके अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक बेस को आप हटाते हैं तो पूरी लाइन ही आगे चली जाती है। तो फिर जब 3-3 का जोड़ा बनाएंगे ना तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं। अभी 3 को हटाया एक साथ, तो बाकी सब में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बाकी सब वैसे ही हैं। और 3 एक साथ कहीं से ला करके जोड़ दीजिए, बीच में ला करके ट्रिपल सी जोड़ दीजिए यहाँ पर, ये सही, ये सब सही, केवल ट्रिपल सी आया एक्स्ट्रा, उसकी वजह से कोई एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, ज्यादा चेंज नहीं आने का। लेकिन अगर एक बेस हटता है यहां से तो बहुत चेंज आएगा। देख लीजिए कैसे चेंज आएगा, एक हटाइए यहां से, तो ए यू सी हटा दिया, ठीक, अब सी हटा दिया तो ये ए जो यहाँ सी था, देखिए यहाँ क्या था सी, इसको हमने हटा दिया, ए को आगे लेके आएंगे, सी जी जी ए सी सी ए, 3-3 का जोड़ा स्टार्टिंग से बनाते हैं, ये क्योंकि जेनेटिक कोड कैसा है, ट्रिपलेट नेचर का होता है। अब बताइए पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया कि नहीं। अरे भाई ए यू सी था, इसके हिसाब से कुछ अमीनो एसिड लगना चाहिए था, अब ये हो गया, ये था, इसके हिसाब से ये हो गया, देखिए पूरा ही चेंज हो गया, पैटर्न ही, अमीनो एसिड पूरे अलग लगेंगे। तो 3 बेस का एडिशन या डिलीशन होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। 3 या मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है, 6 बेस का एडिशन डिलीशन हो जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 या 2 बेस के एडिशन डिलीशन से ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। और इसी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही प्रूव करता है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। ध्यान रखिएगा कैसे सिद्ध होता है कि जेनेटिक कोड में 3 लेटर होते हैं, इसी से प्रूफ हो जाता है कि जेनेटिक कोड में 3 लेटर होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर देखिए अगर 3 को एक साथ हटाइए आप, 3 को या 3 कहीं से ऐड कर दीजिए, ठीक, तो जेनेटिक ये जो रीडिंग फ्रेम है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है। इसके हिसाब से भी अमीनो एसिड पर्टिकुलर लगेगा, इसके हिसाब से भी लगेगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसके हिसाब से एक अमीनो एसिड लग जाएगा, इसके हिसाब से, क्योंकि मैंने पूरा एक सेट हटा दिया है। तो जब पूरा सेट हटाएंगे या पूरा सेट जोड़ेंगे 3 लेटर का, तो म्यूटेट तब ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। जो प्रोटीन बननी चाहिए वो बनेगी, बस माइन्यूट चेंज आएगा। लेकिन अगर 1 या 2 हटाएंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो ये सिद्ध क्या करता है कि हमने 3 हटाया था ना, 3 ही तो हटाया था, 3 हटाने पर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अमीनो एसिड सेम लग रहा है, ये सेम लग रहा है यहाँ पर, इसका मतलब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही तो होता है, ट्रिपलेट ही, बाकी को कोई फर्क नहीं आ रहा। 3 हटाए तो बाकी सब क्या है, सेम है, ठीक। तो उसमें पढ़ लीजिएगा, ये भी ऐड किया गया है कि जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट, इसी से प्रूफ होता है। यही क्या करता है, ये प्रूफ करता है जेनेटिक कोड कैसा है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है।
अगर 3 से ज्यादा हम ऐड या डिलीट कराएंगे तो पूरा चेंज आ जाएगा, और 3 कराएंगे तो चेंज ज्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब ट्रिपलेट ही होता है जेनेटिक कोड। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। देखिए अब आगे पढ़ लेते हैं टीआरएनए। इसमें आगे कुछ समझना तो बताइए। टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल, बहुत देखिए आगे का टॉपिक देख लीजिए, लिखते भी रहेगा साथ में टीआरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। सबसे छोटा आरएनए है ये। सबसे बड़ा आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए। और सबसे छोटा मतलब सबसे कम न्यूक्लियोटाइड की संख्या वाला यही टीआरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए। ये क्या है? स्मॉलेस्ट आरएनए। इसके और भी नाम है, इसको बोलते हैं एडाप्टर मॉलिक्यूल। एडाप्टर मॉलिक्यूल। हाँ, और क्या बोलेंगे बताइए? ट्रांसलेटर मॉलिक्यूल। ट्रांसलेटर मॉलिक्यूल। और बताइए सॉल्युबल आरएनए। ठीक है, सॉल्युबल आरएनए। तो इसका नाम तीनों नाम क्यों पड़े हैं समझ लीजिए। एडाप्टर का मतलब जानते हैं? एसी को डीसी में बदलना, एक सूचना को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देना। जैसे जो ट्रांसलेटर होते हैं, जब बाहर घूमने जाते हैं तो वहां की लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ना। ठीक है, अगर आप हिंदी समझ रहे हैं तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कराते आपको बताएंगे, वो ट्रांसलेट कराते हैं। और वही सेम काम एडाप्टर का होता है, एसी को डीसी में बदल देता है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में। तो टीआरएनए भी वही करता है। मैसेंजर आरएनए में जो सीक्वेंस होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो किस रूप में है? कोडोन के रूप में। कोडोन समझ रहे हैं ना? ये कोडोन इस सूचना के इस रूप को करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। किस रूप में? इस अमीनो एसिड के रूप में बदल दिया इसने। मतलब मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन है जेनेटिक कोड के रूप में, और जब प्रोटीन बनती है तो टीआरएनए ही क्या करता है? इसके हिसाब से अमीनो एसिड को खोज के लाता है और यहां पर जोड़ता है। इसके हिसाब से खोज के लाएगा, इसको जोड़ेगा। ठीक, तो मतलब सूचना के इस रूप को किसमें बदल दिया? अमीनो एसिड के रूप में। आखिर ये भी तो इंफॉर्मेशन है। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड लगे हैं वो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही तो है। तो कोडोन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? अमीनो एसिड में। इसलिए इसको बोलते हैं एडाप्टर या ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेट कराता है। सॉल्युबल आरएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका साइज क्या है? स्मॉल साइज होता है इसका, और मॉलिक्यूलर वेट क्या है? लो है। मॉलिक्यूलर वेट इसका बहुत छोटा होता है क्योंकि साइज छोटा है। तो इसकी वजह से ये सेल के साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? सॉल्युबल। सॉल्युबल रहता है। सॉल्युबल इन सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल स्टेट में मिलेगा, इसलिए इसका नाम सॉल्युबल आरएनए। और कितना छोटा होता है? तो ये 73 से 93 लगभग। ठीक है, बेस, इतने बेस होते हैं इसमें। पेयर नहीं कहेंगे, ध्यान रखिए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, पेयर नहीं कहेंगे आप इसको। कहीं कहीं पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो जहां पेयरिंग है उसको भी हमने डबल करके जोड़ा हुआ है। अगर आपके यहाँ इसमें पेयरिंग दिखा रहे हैं, देखिए इसमें ए के सामने यू, इसको हमने अलग, इसको अलग जोड़ा है, तो वो 73 की संख्या आती है। इसको पूरा खींच देंगे टीआरएनए को, एक साइड 5 हो जाएगी, एक साइड 3 हो जाएगी। ठीक है, छोड़ देंगे, मतलब फोल्ड स्टेट में डायग्राम दिखता है बुक में जो दिया है, फोल्डेड फॉर्म में, तो होता है सिंगल स्ट्रैंड है। ध्यान रखिए, इतना बेस लिखेंगे या न्यूक्लियोटाइड लिख सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? अब देखिए थोड़ा सा इसके हिसाब से और देख लीजिए। देयर हैव टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड। इसके काम देख लीजिए, टीआरएनए करता क्या है? डुअल फंक्शन है। ये ऐसा आरएनए है जिसके 2 काम हैं। ठीक, 2 काम इसके हैं। पहला काम क्या करता है? ये रीड जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड को रीड करता है। जैसे बारकोड रीडर होता है, लगाइए और पता लग जाएगा कितना का अमाउंट है, होता है ना, वैसे ही क्या करता है? जेनेटिक कोड को रीड करता है। मतलब जेनेटिक कोड कहां होता है? मैसेंजर आरएनए में होता है ना, AUGCAC।
तो एयूजी को रीड करेगा और बताएगा कि एयूजी के हिसाब से क्या लगना चाहिए, मीथियोनाइन। इसको पढ़ता है, इसके हिसाब से अमीनो एसिड को खोज के लाता है, दोनों काम करता है। तो रीड भी करता है और अमीनो एसिड को लेके भी आता है, कैरी भी करता है। ठीक है, कैरी द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को कैरी करेगा तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो दो काम इसके हैं। एक लाइन लिखा है कि टीआरएनए की स्ट्रक्चर पहले डिसाइड हो चुकी थी, जेनेटिक कोड डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके पहले टीआरएनए को खोज लिया गया था। समझ में आया? जब इसका काम नहीं पता था करता क्या, उसके पहले ही इसकी स्ट्रक्चर पता लग गई थी कि टीआरएनए भी कुछ होता है, उसके बाद इसका काम पता लगा कि करता क्या है। समझ में आया? वही लिखा है कि रोल ऑफ द टीआरएनए एज द एडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल के तरीके से काम करता है, ये काम इसका बाद में खोजा गया, पहले इसकी स्ट्रक्चर देखी गई थी। अब एक चीज समझिए, कितने टीआरएनए होंगे सेल में, कितने टीआरएनए हो सकते हैं? कई हो सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि 20 अमीनो एसिड है तो 20 टीआरएनए होंगे। हाँ, ये बात सही है कि टीआरएनए एक अमीनो एसिड को लेकर आता है अपने पास। टीआरएनए कुली है, कुली सामान्य होता है। ये क्या करेगा, ये टीआरएनए, ये देखिए, ये टीआरएनए क्या करेगा, इस तरीके से अमीनो एसिड को अपने पास ऊपर उठा के लेके आता है। तो चूंकि हम जानते हैं 20 अमीनो एसिड, और 20 नहीं होते हैं, 21 होते हैं, और प्रोकैरियोट में 22 होते हैं। तो अमीनो एसिड 21 है, तो क्या 21 टीआरएनए होंगे? 21 नहीं होते हैं। कई टीआरएनए, लगभग 45 से 50 के बीच में टीआरएनए है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कैसे संभव है कि जब सोचिए कि अमीनो एसिड हमारे पास 21 हैं और टीआरएनए हमारे पास कितने हैं? 22 नहीं है, 45 है टीआरएनए। तो बताइए कि एक टीआरएनए जो है वो, एक टीआरएनए या 2 या 3 टीआरएनए एक ही जैसा अमीनो एसिड लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए सोच करके। अरे भाई, अमीनो एसिड हमारे पास अमीनो एसिड कम है, 21 ही है, और टीआरएनए हम कह रहे हैं कि 45 पुली, हमारे पास 45 पुली है, और सामान हमारे पास 21 सामान है। तो कई पुली जो है एक सामान को ला सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? उठाएंगे, क्योंकि सामान हम लगेज हमारे पास कम है, 21 ही है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड एंटीकोडन आर्म से भी पढ़ेंगे। ये जो नीचे एंटीकोडन आर्म होती है, इसकी वजह से यहां सब में जितने टीआरएनए 45 है, 45 की एंटीकोडन आर्म क्या होती है? अलग अलग बेस लगे होते हैं सब पर। समझ में आया? देखिए इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहां लिख लीजिएगा, एन सेल, सेल के अंदर मोर देन 40 से भी ज्यादा क्या है? टीआरएनए होते हैं, 40 से भी ज्यादा। और हर टीआरएनए अपना स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लोड कराएगा, कैरी करेगा। ठीक है, टीआरएनए कैरी करेगा, कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो ये समझने के लिए लिख सकते हैं कि मोर देन 2 आरएनए, मोर देन 1 टीआरएनए कैन कैरी सिंगल अमीनो एसिड। एक जैसा अमीनो एसिड कैरी कर सकते हैं सब। मोर देन 1 टीआरएनए, एक से ज्यादा टीआरएनए कैन कैरी वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर देख लीजिए, देखिए इसकी हटा देंगे। देखिए इसकी स्ट्रक्चर बना बुक में बनी हुई है।
ये है सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसको यहां से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे पूरा सीधा। ये फोल्डेड डायग्राम है, ये फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। यहां पर ये जो लूप देख रहे हैं, ये लूप ये है DHE लूप। क्या है, इसको बोलते हैं DHE। और ये वाली लूप को बोलते हैं T5C लूप, ठीक है। कहीं T5C भी लिखा होगा, कोई मतलब नहीं है। और ये एंटी कोडॉन लूप होती है, ये वेरिएबल आर्म है। तो हमने कहा कितने 73 से 93 अमीनो एसिड हो सकते, सॉरी कितने बेस हो सकते हैं, 73 से 93। तो जितने tRNA हैं सभी में बेस बराबर होते हैं कि नहीं? सभी में बेस बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। किसी में 74 होंगे, किसी में 75, मतलब 73 से 93 के बीच में कोई भी बेस हो सकता है। तो जो चेंज आता है, जो घटा बढ़ी होती है, वो कहां होती है? यहां। मान लीजिए आपके पास 40 tRNA है, तो सभी में 75 बेस नहीं होगा, किसी में 76, किसी में 80 होगा। तो जो एक्स्ट्रा चेंज आएगा वो कितने आएगा? वेरिएबल आर्म में आता है। बाकी इनमें बेस की संख्या सब जगह क्या होती है? बराबर होती है। केवल एक्स्ट्रा चेंज यहां आता है, कहीं घटेगा तो यहां घटेगा, बढ़ेगा तो यहां बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका नाम वेरिएबल आर्म होता है। अब देखिए ये क्या है? अमीनो एसिड लोड। यहां पर अमीनो एसिड क्या करेगा? लोड करेगा। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म मतलब अमीनो एसिड कहां जुड़ेगा? 3 प्राइम एंड पर। याद रखिए 3 प्राइम एंड इसका ये है, ये 5 प्राइम एंड है। तो 3 नंबर किनारे एंड पर अमीनो एसिड लोड किया जाएगा, ये इसका सिर है। और उस पर एक साइट होती है CCA टर्मिनस। पूछा जाता है कि 3 प्राइम एंड पर कौन सी सीक्वेंस लगी होती है? CCA। नीचे से पढ़ा जाता है, ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, ACC नहीं, CCA टर्मिनस है ये। और 5 प्राइम एंड पर जानते हैं क्या लगा होता है? फॉस्फेट। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि ये फोल्ड हो चुका है। जब फोल्ड हो गया है तो जहां जहां फोल्ड, हाँ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बने होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, इसमें नहीं होते और यहां नहीं होता, ठीक। और कहा जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां कहां नहीं है, तो जितने लूप आपके पास है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और ये जो CCA टर्मिनस इस पर, इसके C के सामने कुछ होता नहीं है। ये 5 को थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, देखिए ये C के सामने यहां कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ, ये अनपेयर्ड पार्ट है। समझ में आया? तो लिख सकते हैं जो अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड रीजन tRNA का, वो कौन सा होता है? वो लूप वाला एरिया। लूप जितनी लूप पढ़े हैं आप, 3 होती है ना, कितनी लूप्स हैं? 3। और दूसरा कौन सा है? CCA टर्मिनस। ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं, बाकी सब जगह पेयरिंग है। DHO का फुल फॉर्म जानते हैं? डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। ये है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, यूरिडीन। और T साइड C का फुल फॉर्म है थाइमिडीन, थाइमिडीन सीडो यूरिडीन, सीडो यूरिडीन। और C का मतलब है साइटिडीन, साइटिडीन। कॉमा करके लगाइएगा सब, ये सब देखिए। इस वाली ये लेफ्ट की राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट और वो राइट, ठीक। ये DHE क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी ये 2 आर्म इसके पास ऐसी हैं जिसमें अनयूजुअल बेस होता। अनयूजुअल का मतलब समझते हैं? 4 बेस हमने पढ़ रखे, ATCG। T तो होता नहीं है इसमें, T तो होगा नहीं कभी, AUCG होगा ना RNA में। ये तो नॉर्मल बेस है। अब उसमें अगर कुछ परिवर्तन करा दिया जाए तो हो जाता है अबनॉर्मल या अनयूजुअल विशेष। तो ये यूरिडीन आपने पढ़ रखा ना, यूरेसिल ही जान लीजिए, यूरेसिल ही है वो। तो उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो इसमें 2 यूरेसिल ऐसे होते हैं, 2 यूरेसिल, इसमें क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। यहां पर 3 अनयूजुअल बेस है, थाइमिडीन, सॉरी सीडो यूरिडीन है, और थाइमिडीन और साइटिडीन, इसका फुल फॉर्म। तो इन दोनों में अनयूजुअल बेस लगे।
ये है एंटीकोडॉन लूप और ये इस पर जानते हैं क्या लगा होगा, यहां पर 3 बेस ऐसे होते हैं जो, अच्छा ये टीआरएनए है, ये रीड करेगा, ये रीडर है, किसको रीड करेगा, मैसेंजर आरएनए में कौन सी सीक्वेंस है। अगर यहां पर लगा है मैसेंजर आरएनए में अगर AUG है तो इसके सामने लगा होगा U, इसके सामने A, इसके सामने C, मतलब वो वाला टीआरएनए आकर के बाइंड करेगा AUG पर जिस पर UAC लगा होगा। ठीक, तो ये टीआरएनए कैसे रीड करता है इस कोडॉन को, कैसे रीड करता है, कैसे पहचानता है AUG कहां है, इससे पहचानता है। अरे वो इसका जोड़ीदार जहां लगा होगा, जिस टीआरएनए पर इसका जोड़ीदार होगा, इसका जोड़ीदार का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, वही आकर के यहां बैठ जाएगा, वही आकर के जुड़ जाएगा। तो ये एंटीकोडॉन लूप है, ये रीड करती है कोडॉन को। ये क्या करती है, रीड करेगा, कोडॉन को रीड करता है इन mRNA। mRNA में जो कोडॉन है उसको पहचानेगा, उसके साथ बाइंड करेगा। अरे भाई यहां कोडॉन होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन। और चीज देख लीजिए, ये वाली आर्म, ये और ये, इसका काम क्या होता है, तो बताएगा ठीक है ये DHU है, ये सब है, काम क्या करती है। ये आर्म, अच्छा ये टीआरएनए है, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़े हैं ना, प्रोटीन सिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा, मैसेंजर आरएनए आया, छोटे वाली यूनिट राइबोसोम की आकर के जुड़ जाएगी, बड़े वाले यूनिट राइबोसोम की यहां है, आ गया। अब जब टीआरएनए और यहां पर अगर AUG लगा है तो टीआरएनए ये आएगा, धीरे से इधर से आएगा और यहां पर अटैच होगा। ठीक है, AUG के सामने आकर के लग जाएगा। तो इस टीआरएनए के ऊपर कौन सी वाली यूनिट रहती है राइबोसोम की, बड़ी वाली। अरे भाई इन्हीं दोनों के बीच में तो आकर के सेट होता है, ये छोटा यूनिट, ये बड़ा यूनिट राइबोसोम का, दोनों के बीच में ये आएगा, इसको पहचान करके। ठीक है, तो बड़े ये टीआरएनए है, ये राइबोसोम की जो बड़ी यूनिट रहेगी इसके साथ अटैच कैसे होगा, तो यही वाली आर्म अटैचमेंट कराती है। जैसे हम छतरी को अपने ऊपर लिए हैं तो एक हाथ से इसको पकड़े रखते हैं कि हिल ना जाए, ऐसे ही ये टीआरएनए है, इसके ऊपर राइबोसोम की जब बड़ी वाली यूनिट आकर के लगती है छतरी, तो इस वाली आर्म से उसको पकड़े रखता, अटैच किए रखता है, इस वाली आर्म से। समझ में आया, तो ये अटैचमेंट कराती है। ये आर्म क्या करती है, अटैचमेंट टू लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की बड़ी वाली यूनिट के साथ ये वाली आर्म जुड़ेगी। समझ में आ रहा है। और इस आर्म का काम है, एक एंजाइम पढ़े होंगे, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेज एंजाइम, जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कराता है, टीआरएनए को चार्ज कराता है। ये एंजाइम यहीं आकर के अटैच होता पहले। समझ में आया। अच्छा, इनिशिएटर टीआरएनए जो होगा, इनिशिएटर टीआरएनए वो यही है, क्योंकि इनिशिएटिंग कोडॉन क्या होता है, AUG। किसी आरएनए में सबसे पहला कोडॉन AUG, तो सबसे पहला जो शुरुआत कराता है टीआरएनए प्रोटीन बनने की वो ये वाला होता है। उसका डायग्राम ये है, ये इनिशिएटिंग कोडॉन, जिसके हिसाब से आरएनए कौन सा बनेगा, ये। तो अगर कहा जो इनिशिएटिंग टीआरएनए का डायग्राम बनाइए तो यही बनता है। यहाँ पर UAC लिखा जाता है। अगर यहां दूसरा चेंज हो जाएगा, अगर यहां हो जाएगा क्या चीज, C, तो इसके हिसाब से यहां क्या लगेगा, G। समझ में आ रहा है। और स्टॉप कोडॉन का कोई टीआरएनए होता नहीं है। स्टॉप कोडॉन अगर यहां लगा हुआ है तो उसका कोई टीआरएनए नहीं होता है। अब ये जो टीआरएनए है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लिखेंगे N2D। 2D, ये बोर्ड पे कौन सा डायग्राम बना है, 2D। तो 2D में ये क्लोवर लीफ मॉडल है, क्लोवर लीफ मॉडल। मतलब अगर 2D में आप देखेंगे
टीआरएनए को, तो जैसे लौंग का जो लौंग होती है, क्लोव लौंग होती है ना, उसमें 1 2 3 4 जैसे पत्तियां निकली हैं लौंग में, नीचे डंडी होती है, वैसे दिख रहा है ये डंडी है, ये 4 पत्ती उसकी निकली है, क्लोव के लीफ की तरीके से दिखता है क्लोव, समझ में आया? लौंग की तरीके से क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, ये 2D में है। और अगर 3D में देखेंगे, इन 3D, तो 3D में ये ऐसा नहीं होता, 3D में ये इन्वर्टेड एल होता है, उल्टा एल। एल कैसे बनेगा उल्टा? देखिए, इसको उठा करके नीचे ले आओ, इसको उठा करके इधर पलट, तो बन गया एल। ये वाली आर्म को उठा करके इसके साथ जोड़ दीजिए, ऊपर वाले को इसके साथ जोड़ दीजिए, ये बन गया एल। ऐसे बन जाएगा, देखो ये, देखो ये इस तरीके से, ये इन्वर्टेड एल है। जब ये 3D में दिखता है तो ये आर्म इसके साथ फोल्ड और ये आर्म इसके साथ ये इधर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा इन्वर्टेड एल। समझ में आया? तो 3D में ये इन्वर्टेड एल होता है। अब एल सीधा लिखेंगे यहां, जब आपने इन्वर्टेड लिख दिया पहले, तो इसको एल को इन्वर्टेड नहीं बनाएंगे, या तो खाली इन्वर्टेड हटा दीजिए, तब उल्टा एल बनाइए, और जब पहले से लिखा इन्वर्टेड तो एल सीधा लिखा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में है ये। हो गया, आप ट्रांसलेशन समझ लीजिए जल्दी से। तो ये समझ में आया कहां कहां बेस पेयरिंग नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां और यहां बेस पेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि इसके बेस पेयरिंग का मतलब अगर कोई बेस यहां लगा है तो उसके सामने यहां कोई जोड़ीदार नहीं है उसका, यहां लगा है तो आप कहेंगे ये जोड़ीदार है, तो है, लेकिन यहाँ पेयरिंग नहीं होती है। वहां ऐसा नहीं लगा होगा कि यहाँ लगा होगा ए तो उसके सामने यहाँ ये नहीं, ऐसा होता ही नहीं, बेस पेयरिंग नहीं होती है इनमें, गोलों में। ठीक है, आप समझिए प्रोटीन समझिए, टॉपिक बहुत अच्छा, ध्यान समझिएगा इसको। प्रोटीन सिंथेसिस, कैसे प्रोटीन बनती है, बॉडी में प्रोटीन बनता कैसे है। ठीक है, एक चीज जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को हम क्या कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में कोई अंतर है? प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन नहीं कहेंगे। समझ में आता है? देखिए, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है कि अमीनो एसिड की एक चेन है, अमीनो एसिड की एक चेन है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक सिंगल अमीनो एसिड की पूरी एक चेन है, कितनी भी बड़ी इससे मतलब नहीं है, हमने कितने अमीनो एसिड लगे इससे मतलब नहीं है ना, पूरी एक चेन अमीनो एसिड की ये पॉलीपेप्टाइड है। ये प्रोटीन हो सकता है, बहुत सारी प्रोटीन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, तो पॉलीपेप्टाइड है, इसको आप प्रोटीन, इसको हम प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन हो सकता है, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होता है, यही बताने जा रहे हैं। कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिसमें एक से ज्यादा, जैसे इंसुलिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड, है ना। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनती है। अगर एक पॉलीपेप्टाइड है तो इसको आप प्रोटीन कह सकते हैं, और किसी प्रोटीन में एक से ज्यादा भी होती है। तो यहां लिख सकते हैं, इसको समझने के लिए लिख लीजिएगा, प्रोटीन, प्रोटीन में कंटेन 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड, एक या उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होगा। तो कहीं कहीं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी लिखा रहता है, तो थोड़ा सा अंतर तो है, समझ में आ रहा ना, दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है। जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है डीएनए, कहते तो हैं, लेकिन वो डीएनए नहीं है, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आप डीएनए नहीं कह सकते हैं, समझ में आ रहा है, एक डीएनए में 2 होती है। हाँ, तो प्रोटीन, अच्छा एक चीज और, जितने भी, हालांकि ये तो आप वहां पढ़ चुके होंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि प्रोटीन कितने टाइप की लगभग होती है, 20 तरीके के अमीनो एसिड, 21
और 900 से ज्यादा प्रोटीन होती है। जैसे हमारे पास 26 लेटर होते हैं, उनसे पता नहीं कितने हजारों शब्द बना दिए जाते हैं, ऐसे ही अमीनो एसिड है 21, उनको आगे पीछे उल्टा सीधा करके जोड़ करके 900 से ज्यादा प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन कैसी बनेगी ये किस पे डिपेंड करता है, लेटर कैसा बनेगा, तो जैसा जिस सीक्वेंस में अल्फाबेट लगेगा उसी के हिसाब से तो वर्ड बनेगा। जैसा आप जो है अल्फाबेट लगाएंगे आगे पीछे वैसा ही शब्द बन जाएगा, समझ में आया। ऐसे ही प्रोटीन में अगर अमीनो एसिड आपने बदल दिए, जैसे अमीनो एसिड ए है, बी है और सी है, अब की बार क्या कर दिया, सी को आगे कर दिया, ए और बी पीछे कर दिया, बदल गया ये पूरा रूप इसका। अब ये दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, समझ में आ रहा ना। अमीनो एसिड बदलने से प्रोटीन बदल जाती है, इसलिए 900 से ज्यादा प्रोटीन होती है। ठीक, यही कारण है। हाँ हाँ, आपकी बात सही है। पॉलीपेप्टाइड, तो सुन लीजिए ध्यान से, आप जो कह रहे हैं सुनिए, एक सिंगल प्रोटीन की चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड अगर प्रोटीन की एक पूरी चेन है, इंसुलिन में 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, 4, तो उसमें एक का, जैसे ये प्रोटीन की चेन है इसको आप पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है कई पेप्टाइड बॉन्ड। बताइए कम से कम कितना पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए किसी प्रोटीन में, अगर, हाँ, क्योंकि देखिए 2 अमीनो एसिड है आपके पास, 2 अमीनो एसिड है, ध्यान सुनिए, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा, 1। तो 2 से ज्यादा जब कोई चीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं पॉली, यही है ना। तो पॉलीपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ढेर सारे। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है एक सिंगल प्रोटीन की चेन, ऐसा नहीं होता है कि 4 चेन है तो वो 4 पॉलीपेप्टाइड हो गया वो, क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, समझ में आ रहा ना, वो से मत कंफ्यूज करिएगा। ठीक, इस पर भी क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, कि अगर किसी ही 300 अमीनो एसिड है, 300 अमीनो एसिड, तो प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, एक कम हो जाएगा, क्योंकि 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, 3 अमीनो एसिड होंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे ना। अगर 3 अमीनो एसिड हो गए तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने, 2, और 2 है तो 1, तो 1 कम कर देते हैं, इसे 299 इसमें हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, 1 कम हो जाएगा। अब प्रोटीन कैसे बनती है ये देख लीजिए। ठीक, बनती कैसे है, तो प्रोटीन सिंथेसिस यूकैरियोट में अगर कहा जाए, यूकैरियोट तो कहां होती है, इन सेल साइटो, सभी में होती है, कोई वो नहीं है। प्रोकैरियोट में भी सेल के साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट दोनों जगह वही होती है, ठीक है। हाँ, ये है कि प्रोकैरियोट में इसका दूसरा नाम है ट्रांसलेशन, इसको और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ होता है, जबकि यूकैरियोट में अलग अलग टाइम पर है। ठीक, अलग अलग टाइम पर। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट में पहले होना चाहिए मैसेंजर आरएनए, अगर एमआरएनए नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा। एमआरएनए, अमीनो एसिड चाहिए, टीआरएनए चाहिए। ठीक, जो एमआरएनए में जो कोडॉन है, जो बारकोड लगा उसको रीड कौन करेगा, टीआरएनए। इसके बाद राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम, और बताइए, हाँ एंजाइम चाहिए। एंजाइम में कौन सा एंजाइम चाहिए, 2 एंजाइम चाहिए, ध्यान रखिएगा, 2 एंजाइम की जरूरत। एक है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, टीआरएनए सिंथेज, और एक है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल
ट्रांसफरेज, दो एंजाइम चाहिए। ठीक, ये वाला एंजाइम कहीं अलग नहीं होता है। ये राइबोसोम पढ़े ना, जो राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम, इसमें कितनी यूनिट होती हैं? दो, स्मॉल और लार्ज। तो जो बड़ी वाली यूनिट होती है, बड़ी वाले अगर वो कैरियोट कहेंगे तो बड़ी वाली यूनिट का नाम क्या रहेगा? 28S। ठीक, तो 28S वाला जो है राइबोसोम, 28S आरआरएनए वही एंजाइम का काम करता है, कोई अलग नहीं है। पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम कोई अलग एंजाइम नहीं है। इसी का राइबोसोम में जो आरआरएनए है 28S वाला, या प्रोकैरियोट में 23S वाला, वही एंजाइम की तरह काम करता है। या लिख सकते हैं 28S आरआरएनए, आरआरएनए इन यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट में कितना? 23S आरआरएनए। वो एंजाइम का काम करता है, कहीं अलग से एंजाइम नहीं आता है। और कुछ चाहिए? रिलीज फैक्टर, एक चीज चाहिए, रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर क्या है? ये तो सब पढ़ चुके हैं, मैसेंजर आरएनए पढ़ लिया, अमीनो एसिड जानते हैं, टीआरएनए जानते हैं, राइबोसोम। रिलीज फैक्टर क्या है? जब प्रोटीन बन जाता है तो उसको हटाने का काम रिलीज फैक्टर करता है। ये प्रोटीन बन गई, उसको जहां बन रही है वहां से उसको पकड़ करके हटा दो, किनारे कर दो, बन चुकी है। ये प्रोटीन है क्या? ये प्रोटीन है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये प्रोटीन है। दैट एस्केप, केवल लिखिए प्रोटीन। ठीक है, और कोई चीज की जरूरत? और बताइए। स्टॉप कोडॉन है, लेकिन भले स्टॉप के अकॉर्डिंग कोई टीआरएनए नहीं आएगा, लेकिन प्रोटीन को जो बनी है उसको हटाएगा कौन वहां से? वो मैसेंजर आरएनए के पास से हटाएगा कौन? रिलीज फैक्टर। लास्ट में लिखा, देखिए पढ़ लीजिए। और कोई रिक्वायरमेंट? और जब पढ़ेंगे तो कोई अगर बचा होगा तो आ जाएगा। मैग्नीशियम आयन, हाँ, दोनों यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन लिख लीजिएगा। यही साथ में समझ लीजिए मैग्नीशियम क्या करता है। देखिए ध्यान से लिख लें। यहां तक आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ रखा ना, सेल वाले में सेल के अंदर राइबोसोम की दोनों यूनिट अगर हमारे अंदर कहेंगे तो कितना है? 40 और 60। ये जुड़ी नहीं रहती हैं, अलग अलग टहलती रहती हैं। जुड़ती कब है? जब प्रोटीन बननी होती है, तब जरूरत पड़ती है जोड़ने की। ठीक है, जोड़ने में मैग्नीशियम का रोल है। मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो प्रोटीन नहीं बननी। और कहा कौन सा एलिमेंट प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकता है? तो मैग्नीशियम। समझ में आया? वैसे ही मैग्नीशियम का ये मेजर रोल है बॉडी में हमारे। यही प्लांट में मैग्नीशियम, प्लांट में तो मैग्नीज और क्लोरीन होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए, पढ़े होंगे। अब देखिए कितने स्टेप प्रोटीन कितने स्टेप में बनती है? तो लिखेंगे स्टेप। पहला स्टेप है क्या चीज? इनिशिएशन, दूसरा है एलोंगेशन, इसको ज्यादा, इसमें ज्यादा लिखना है, एलोंगेशन। और थर्ड स्टेप क्या है? टर्मिनेशन। देखिए 3 स्टेप में प्रोटीन बनती है। शुरुआत हो जाएगी, फिर आगे प्रोसेस चालू हो जाएगा और रुक जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जैसे ये सेल है, ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा। ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। इसमें एक 5 प्राइम एंड होगा और एक 3 प्राइम एंड। इसमें सबसे पहला कोडन बताइए कौन सा लगा होगा एमआरएनए में? एयूजी सब में होता है। स्टार्ट यही कराता है, स्टार्टिंग कोडॉन है, बाकी आगे कुछ भी लगा हो उससे मतलब नहीं है, ठीक। तो सबसे इनिशिएशन में
मैसेंजर आरएनए ये है, तो सबसे पहला जो काम होगा वो होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक, जैसे इसको ऐसे समझिए, रेलगाड़ी आ रही है, प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो रेलगाड़ी की जैसी आती है उसके पहले कुली जो है अपना अपना सामान बोझा लेके तैयार रहते हैं, कहते हैं ना। तो बिना पैसे के बोझा लेते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक, तो पैसा है एटीपी, एनर्जी, और कुली क्या है यहाँ, टीआरएनए। लगेज क्या है, अमीनो एसिड, क्योंकि टीआरएनए ही तो अपने ऊपर बोझा टांगेगा, और बोझा क्या है, अमीनो एसिड है। तो जैसे ही इनिशिएशन होगा, तो इनिशिएशन में सबसे पहले चीज क्या होगी, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआर, जितने कुली हैं सब पैसा ले लेकर के चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि सामान रखने के बाद में हो सकता है ट्रेन आगे बढ़ जाए और कुली को बाहर कर दिया जाए, ऐसे पैसा ना मिले, हो सकता है ना, क्यों, तो पहले ही पैसा ले लेंगे एडवांस में। तो सब चार्ज हो चुके हैं। चार्जिंग में होगा क्या, देखिए, चार्जिंग का मतलब टीआरएनए है, टीआरएनए प्लस एटीपी, पैसा आएगा और उनको सामान दिया जाएगा लगेज, पैसे के साथ। लगेज क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक है, ये सब एक साथ मिलेंगे और इसको रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, आज मैं सब हटा दे रहा हूं, यहां पर है टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड प्लस एटीपी। ठीक, और एंजाइम आएगा अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, सिंथेज। ठीक, और बन जाएगा चार्ज टीआरएनए। वो टीआरएनए कैसा हो गया, चार्ज हो गया। समझिए, उस इसमें दो इवेंट हैं, ध्यान रखिएगा। और काजे इसमें कितने हैं, इसमें दो हैं। सबसे पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। कब होता है, पहले क्या होता है इन तीनों में, पहले क्या, पहले ये जो अमीनो एसिड है इसके साथ एटीपी जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक्टिव होता है, फिर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ता है टीआरएनए पर। तो लेकिन पूरे को मिलाकर के बोलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग में सब कुछ आता है, समझ में आया। तो चार्ज टीआरएनए हो गया ये। अभी इनिशिएशन में शुरुआत हुई है, देखिए। हालांकि ये देखिए कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले चार्ज टीआरएनए चार्ज हो गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैसेंजर आरएनए आया और राइबोसोम पर अटैच कर गया, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई। ठीक, तो दूसरा इवेंट लिखेंगे मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ट्रेन है, याद रखिएगा, अटैच करेगा, अटैच टू स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट, अगर हमारे अंदर कहेंगे तो वो 40S होगा। 40S पर आकर के मैसेंजर आरएनए जुड़ गया। जैसे देखिए, ये एमआरएनए और राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट ये है, ये 40S, और ये एमआरएनए आ गया 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। यहाँ एयूजी यहां कहीं है ना। आगे क्या होगा, हमको इस आरएनए में कोई मतलब नहीं, यहां पर इसमें एयूजी लगा है, आगे देखिए कुछ भी होगा। ये 3 प्राइम एंड हो गया आगे, ये इवेंट हो गया, मैसेंजर आरएनए आकर के लग गया, टीआरएनए सब चार्ज है। अब क्या होगा, बोले सामान चढ़ाएगा ट्रेन में। ठीक, तो सामान डब्बे में चढ़ाया जाएगा, इसमें भी डब्बा बना होगा। तो डब्बा अभी देखिए, ये जो स्मॉल सब यूनिट पर राइबोसोम लग गया, तुरंत क्या होगा, बड़ी वाली यूनिट आकर के लग जाएगी। छाता लग गया, देखो जी, लग गया, इसके ऊपर छतरी बन गई, बड़ी वाली यूनिट आकर के लग जाएगी। बीच में आरएनए है, ऊपर बड़ी वाली यूनिट लग गई। बड़ी वाली यूनिट में साइट होती है, छोटी वाली यूनिट में नहीं होती है, ये बुक में लिखा गया है। तो बड़ी वाली यूनिट में कुछ डिब्बे हैं, उसमें आपका एक है ए साइट, टी साइट नहीं, ए है पहले, सॉरी, ए अटैचमेंट है ना, ये है ना, और आगे होगा टी। ठीक, और उसके आगे होगा ई। ये 3 डिब्बे हैं, 3 साइट हैं। तो आप कहीं लिख लीजिएगा, अंडरलाइन करिए, लार्ज सब यूनिट कंटेन द 2, बुक ने लिखा है 2, होती है 3, लिखिएगा लार्ज सब यूनिट,
सब यूनिट कंटेन, लार्ज सब यूनिट में कंटेन टू साइड्स, दो साइड्स होती हैं, दो जगह हैं। एक साइड कौन सी है? पी साइड, और एक साइड है ए साइड। ठीक है, तो ए यू जी के सामने पी साइड रहेगी कि ए साइड? यहां थोड़ा सा ध्यान से बताइए देख करके कि पी साइड के सामने यू जी रहेगा कि ए के रहेगा कि ई के रहेगा? पहला जो पहला कोडॉन है वो पी के सामने लगता, ध्यान रखिएगा। पहला कोडॉन ए यू जी है, वो पी के सामने। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, हमको थोड़ा सा पीछे बनाना चाहिए था इसको इधर। इसके सामने यहाँ पी ए लिखी जाती, ये कौन सा रहता? ये पी रहता, और इसलिए ए रहता। ये वाला ए, ये कुछ नहीं रहता, और ए यहाँ रहता। समझ में आया? पी के सामने ए लगेगा और ए साइड खाली रहेगी। हाँ ठीक, तो लार्ज सब यूनिट में पी ए फॉर होता है अटैचमेंट साइट। क्या बोलते हैं इसको? अटैचमेंट साइट। जो नया नया कुली आएगा वो अपना सामान यहां ला करके यहीं बैठ जाएगा ए पर। ए का मतलब अटैचमेंट, जोड़ना। नए नए टीआरएनए यहां आकर के बैठेंगे। इसमें अगर लगा रहेगा सी सी सी, तो कौन सा टीआरएनए यहां आएगा? जिसकी एंटीकोडॉन आर्म पर जी 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 लगा होगा, वो अपने साथ सामान लेके आ रहा होगा, वो यहां बैठेगा। ठीक है, ए के सामने। लेकिन जो पहला कोडॉन है वो पी के सामने लगता, ध्यान रखिएगा, वो पी के सामने लगता। ठीक, तो पी साइड का मतलब है पेप्टाइडल साइड। इसको बोलते हैं पेप्टाइडल साइड। पेप्टाइडल साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अभी देखिएगा, दो अमीनो एसिड जब रहेंगे ना, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा? पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड यही बनता है, यही इसी के सामने अभी दिखाएंगे। ई फॉर एग्जिट होता है, बोले यहां से धीरे से सामान यहां रख करके निकलनेगा यहां से। तो ई फॉर एग्जिट, पहले यहां आएगा, यहीं से बाहर हो जाएगा। तो ई भी लिख लीजिएगा, वैसे दो ही होता है। ई का मतलब एग्जिट होता है, किताब में दो दिया है, कोई बात नहीं है। तो बड़ी यूनिट में होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, लिख लिए ये सब ना। इतना यहां पेप्टाइड साइड पे क्या होगा ये लिख लीजिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा पी के सामने, और ए के सामने अटैचमेंट साइट है। इसका मतलब न्यू टीआरएनए बाइंड करेगा, नया टीआरएनए बाइंड करेगा आकर के इस पर। चार बजे बता दीजिए, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। ठीक है, हो गया, जल्दी जल्दी सही। इतना टाइम लगा देगा ये, और इधर खत्म नहीं हो पाएगा ये। हम तो सोचे कि आज थोड़े आगे बढ़ जाएंगे यार। हाँ, इसी में फंसे रहेंगे, बताइए। पढ़ के आया फिर इसलिए कहते हैं, समझते रहिए। नहीं पता लगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या मतलब रह जाएगा हमारा। देखिए, अभी मैं साइट वाइड सब हटा दे रहा हूं, अब फिर से बना रहा हूं डायग्राम को। मैसेंजर ये इस तरीके से था, ये 5 प्राइम एंड और ये 3, और यहां ये समझ गए आप कि ये छोटी वाली यूनिट आकर के लग गया, हो गया, स्मॉल सब यूनिट लग गई। उसके बाद क्या होगा? लार्ज सब यूनिट अटैच करेगी। लिख लीजिएगा, लार्ज सब यूनिट क्या करेगी? अटैच करेगी। अटैच टू ओवर एमआरएनए। एमआरएनए ट्रेन के ऊपर बड़ी यूनिट आकर के लग जाएगी। अब बड़ी वाली यूनिट में कितना साइट होगा? उसमें 3 साइट होगी। ठीक है, यहां पर ये ए और ये पी और ये ई इधर बना दिया। पहला कोडॉन ट्रेन कहां रुकेगी? आकर के जाकर एक फिक्स जगह रुकती है ना, ताकि डिब्बे जो है आराम से लग जाए, होता ना। तो इंजन कहां रुकता है? ये इंजन है ये भी, वो अपनी फिक्स जगह रुकेगा। पी के सामने यहां रुक गया, ये पी के सामने इंजन रुक गया आकर के। ठीक, अब पहला कुली आएगा, सामान लेके आएगा, धीरे से यहां से घुसेगा, यहां आकर के पी के सामने खड़ा हो जाएगा आकर के एयूजी के सामने। ये देखिए कुली आ गया, ये आ गया। आपने साथ क्या लेके आया? मीथियोनाइन। मीथियोनाइन, क्योंकि एयूजी के हिसाब से क्या होता है? मीथियोनाइन। हो गया, तो यहां लिखेंगे कि टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा? मूव करेगा टू एमआरएनए। मूव
मूव टू mRNA पर मूव करेगा, ठीक, लगेज के साथ में। अगर कहेंगे कौन सा tRNA तो बोलेंगे चार्ज वाला। पहला कहां बाइंड करेगा, पहला P पर और दूसरा वाला A। फिर नए जो बाइंड करेंगे सब A पर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट टू P एंड नेक्स्ट अपकमिंग, जो आगे आने वाले हैं, नेक्स्ट अपकमिंग टू A साइट। पहला बाइंड करेगा P साइट पर और आगे आने वाले सब A साइट पर। बस अब यही समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये हमने बताया था, इसमें दो आर्म बगल बगल में है ना। जो इधर वाली आर्म थी T सी, वो इस बॉडी वाली यूनिट के साथ इस tRNA की जो T आर्म है वो इसके साथ अटैच कर जाएगी। अरे अटैचमेंट भी तो कराना है, ये यूनिट किसके ऊपर टिकी रहेगी, तो ये वाली आर्म इसके साथ अटैच रहती है थोड़े समय के लिए, ठीक। अब अगला tRNA आएगा, मान लीजिए यहाँ CCC है, तो कौन सा वाला आएगा, CCG वाला आएगा। ए पर बैठेगा आकर के, तो अपने साथ जो भी लेके आएगा, 64 कोडोन की टेबल में नाम लिखा है कौन सा अमीनो एसिड आएगा इसके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए नहीं कोई मतलब नहीं है उसको देखने का, हो गया। ये लिया करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड को अपने पास लिया है। अब दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, एंजाइम चाहिए, कौन सा एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अब इनिशिएशन कहां तक है, देखिए पहला पुली आ जाएगा, बस काम खत्म हो गया। ये नेक्स्ट वाला यहां से मत लिखिएगा, लिख तो लिए, लेकिन पहला पुली आ गया, पहला tRNA आ गया, इनिशिएशन शुरुआत हो गई, एक ईंटा रख दिया मिस्त्री ने, काम चालू हो गया। अब आगे जोड़ता रहेगा, ठीक है। तो एक पुली आ गया है ना, इनिशिएशन हो गया। जब नया आएगा तो वो सब क्या होता है, एलोंगेशन में आता है, ठीक। तो यहां दूसरा लिखिएगा एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होगा, वही tRNA आएगा, ए पर बैठेगा, पिछला वाला tRNA P पर बैठा था। अब क्या होगा, ये जो P पर था ये अपना सामान इसको बोझा इसको दे देगा, अपना यहां से निकल लेगा। ये अपना सारा बोझा किसको दे दिया, इसको साथ जोड़ दिया, जो ए पर नया वाला आया है उसको दे दिया। दोनों के बीच में बना दिया पेप्टाइड बॉन्ड कि भाई तुम ऐसा दो दो बोझा ढोलो, ठीक। तो अपना सामान इसके साथ जोड़ करके निकल लिया, तो प्रोटीन बनना चालू हो गया कि नहीं। देखिए एक अमीनो एसिड दो, दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। फिर समझ गया, एलोंगेशन में यही होता है कि न्यू tRNA कम्स आएगा, ये यहां से हटा दीजिएगा, ठीक है, कम्स तो ए साइड पर आएगा, ठीक है। एंड मेक पेप्टाइड बॉन्ड, मेक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, विथ प्रीवियस, जो पहले से है, प्रीवियस tRNA, प्रीवियस कंटेनिंग अमीनो एसिड। पिछला जो tRNA उसके पास जो अमीनो एसिड उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा, ठीक, बन गया ये। अब यहां से ये निकल लेगा, निकल लिया। अब बताइए क्या होगा, अब कोई यहां से बता दे अब क्या होगा। हाँ, ये वाला ए वाला जो है ये tRNA इसके पास दो दो सामान है, इस पुली के पास दो बोझा है, ये यहां पर पूछ करके आएगा कि ये RNA आगे बढ़ेगा कि ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, बोली वही रहते हैं सब। देखिए ये पूरा ये RNA एक स्टेप आगे जाएगा, ध्यान से देखिए, ये एक स्टेप आगे भाग गया, कुली नहीं भागा, ये पूरा एक स्टेप ट्रेन है, ये पूरा जैसे ये है, ये RNA, तो ये RNA आगे गया, ये पीछे हो गया, ये पीछे जा रहा पेन, क्योंकि ये आगे बढ़ रहे हैं दोनों यूनिट एक साथ आगे बढ़ी, ठीक। तो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा इसमें, देखिए जो यहां पर जी वाला था अपने साथ दो लगेज को टांगे हुए थे ना, वो इस पर आ गया इसके सामने, और ये साइड क्या हो गई, अब खाली हो गई। तो ये साइड पर मान लीजिए आपकी वाला कोडॉन है ACA है, इसके हिसाब से जो भी अमीनो एसिड होगा वो वाला tRNA आएगा, यहां बैठेगा और अपने साथ ये लगेज को टांगे है और इसके साथ जोड़ी बना लेगा पिछले वाले के साथ में,
जो टी पर बैठा है, दो सामान को लेकर के उसके साथ इसकी जोड़ी बन गई ना, इसके सामान के साथ में। और फिर ये पतली गली से निकल लिए यहां से, दो सामान इसकी और एक सामान इसका, तीन इसके सामान इसके पास आ गए। अब फिर एक स्टेप ये आगे बढ़ेगा, ये उठ करके यहां आ गया, ये टीआरएनए उठ करके यहां आ गया, ये साइड फिर से खाली हो गई, यहां नया तो नहीं आएगा, वो सामान लाएगा, ये तीन सामान उसको ट्रांसफर करके निकल लेगा यहां से। ऐसी जुड़ता रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा। आया समझ में? और कब तक होगा? जब मैसेंजर आरएनए में लास्ट में आकर के अगर ए के सामने कोई भी स्टॉप कोडॉन यूएजी स्टॉप है, आ गया, ये डिब्बा आ गया। अब इसके हिसाब से कोई लगी पुली नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से कोई अमीनो एसिड बना नहीं है, तो कोई टीआरएनए नहीं है, तो कोई भी पुली यहां नहीं आएगा इसके सामने। ठीक, तो होगा क्या? रिलीज फैक्टर आएगा, तुरंत उस पर बैठेगा और इस पूरी प्रोटीन को यहां से हटा देगा। और राइबोसोम के दोनों यूनिट क्या हो जाएंगे? अलग। पहले जुड़ी थी, अब अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें ये तो हो गया एक होता वर्ड पॉलीसोम्स, वो देख लीजिए। अच्छा, टर्मिनेशन कैसे होगा? लिख लीजिएगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, लास्ट कैसे होगा? तो टर्मिनेशन होगा व्हेन स्टॉप कोडॉन आएगा। जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा किसके सामने? ए के सामने, एट ए साइट, तो नो टीआरएनए, उसके हिसाब से कोई टीआरएनए नहीं है, तो रिलीज फैक्टर क्या करेगा? हटा देगा। रिलीज फैक्टर एस्केप कर देगा, एस्केप प्रोटीन की चेन को वहां से हटा देगा। ये हो गया टर्मिनेशन। अब एक वर्ड इसमें जान लीजिए, पॉलीसोम्स लिखा है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, समझ में आ रहा है? होता क्या है वो जान लीजिए। हो गया ये? कहा था मैंने तुमसे, उसकी कॉपी ले लो, इत्मीनान से लिख लो। हाँ, इससे हो सकता है इससे भी बढ़िया लिखा हो, क्योंकि कभी कभी जब चैप्टर में टाइम मिल जाता है कंप्लीट करने के लिए, तो उससे भी ज्यादा बढ़िया लिखा होता है नोट्स। और जब जल्दी रहती है तो उतना बढ़िया नहीं लिखते हैं सर। समझ में आया? हटा दें, लिख लियो। देखिए, एक वर्ड है पॉलीसोम, या इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। सोम का मतलब होता है बॉडी, राइबोसोम भी एक कोई बॉडी है, तो पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। ठीक, ये क्या है? देखिए, ये ट्रेन है, और ट्रेन पर नीचे ये स्मॉल सब यूनिट 40, ऊपर वाली बड़ी छतरी 60। एक बार, अच्छा आपको क्या लगता है, ध्यान से देखिएगा कि कई राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं क्या? देखिए, जैसे ये है, अब ये इसमें लगा था ए यू जी था ना, और लास्ट में था यूएजी, कुछ भी स्टॉप है। ये बेचारा राइबोसोम क्या कर रहा था? इसके हिसाब से प्रोटीन बना रहा है, ये धीरे धीरे ये ट्रेन वहीं खड़ी है, ट्रेन नहीं जाती कहीं, ये जाते हैं, ट्रेन वहीं रहती है, ये आगे बढ़ते रहेंगे, और टीआरएनए आएगा, उसको रीड करता रहेगा, और रीड करने के साथ साथ अमीनो एसिड को लाएगा, जोड़कर चला जाएगा। समझ में आया? ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, यही है। इसके पीछे पीछे कई राइबोसोम एक साथ चलते हैं। जैसे जब ये आगे बढ़ गया तो एयूजी के हिसाब से अमीनो एसिड लग गया, जो भी मतलब प्रोटीन बन रही है, ये आगे बढ़ रहे हैं, पीछे 40 वाली यूनिट फिर से आ गई, 60 वाली यूनिट फिर से आ गई, फिर से 40 आ गया, फिर से 60 आ गया। नई यूनिट फिर से पीछे से जुड़ती रहती हैं। जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये देखिए, ये हमारा हाथ आगे जा रहा है, और ये ट्रेन यहीं खड़ी है, पीछे से नया यूनिट 40 का और आके जुड़ गया। मतलब एक बार जहां एयूजी को रीड किया गया, एक बार यहां रीड किया गया एयूजी को, फिर एयूजी, ये दोनों राइबोसोम एयूजी को यहां रीड करेंगे। इधर देख लो जी, इधर देख लीजिए, एक बार ये इनिशिएटिव कोडॉन यहां रीड किया गया इन दोनों के बीच में। अब जब ये जो है, ये खिसक करके यहां आ गया और ये खिसक करके इस पर आ गए ना,
तो AUG इसके सामने लग गया। अब ये दोनों क्या हैं, इन दोनों के बीच में AUG आ जाएगा, तो फिर tRNA इसको रीड करेगा, फिर यहां आ जाएगा, इसको रीड करेगा। कई राइबोसोम एक साथ मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। एक प्रोटीन तो एक राइबोसोम बनाता, ध्यान रखिएगा। अगर एक प्रोटीन कितने राइबोसोम बनाते हैं, तो एक राइबोसोम, दो, मतलब दोनों यूनिट मिल करके एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ये पीछे इतने सारे क्यों लगे रहते हैं? हाँ भाई, पीछे ढेर सारे राइबोसोम क्यों लगे हैं, जब प्रोटीन यही दो बना ले रहे हैं। अभी तक बताया, दो मिलकर प्रोटीन पूरी बना दिए, सामान एक के ऊपर ट्रांसफर करा करके दूसरे को दे करके, तो क्या जरूरत है पीछे लोगों को लगने की? इसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी में एक प्रोटीन के कई मल्टीपल फॉर्म में होती है। जैसे इंसुलिन की एक चेन नहीं होती हमारी बॉडी में, बहुत सारे इंसुलिन की कई चेन्स होती हैं। अगर कहीं इंसुलिन बनाना है तो क्या आपको लगता है कि दो अल्फा या दो बीटा खाली होगा? दो अल्फा दो बीटा से एक इंसुलिन बनता है। पता नहीं कितने मॉलिक्यूल इंसुलिन की आपकी बॉडी में बनते हैं एक साथ। कोई भी प्रोटीन बहुत सारी बनती है, ढेर सारी। केराटिन, उसके कई मॉलिक्यूल बनेंगे, समझ गया? तो ये एक इनसे बनती है। पीछे वाले इसलिए लगे हैं क्योंकि ढेर सारा बनाना है हमको ना, प्रोटीन बहुत सारी बनानी है। वैरायटी एक ही रहेगी, एक बारे में एक ही वैरायटी की प्रोटीन बन रही है, लेकिन कई बन रही है, ढेर सारी बन रही है। तो इसीलिए सब पीछे लगते हैं, जैसा ये बनाएगा वैसे ये बना देंगे पीछे से। समझ में आ रहा है? तो पॉलीराइबोसोम लिख लीजिएगा, ये होता क्या है? सेवरल राइबोसोम, कलेक्शन ऑफ सेवरल राइबोसोम्स ड्यूरिंग फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे राइबोसोम आकर के प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ये सब क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ठीक, मैसेंजर आरएनए को अटैच कराने में मदद करेंगे। रिलीज फैक्टर हो गया। एक चीज और देखिए, एक है यूटीआर, उसी में आगे दिया है यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म अनट्रांसलेटेड रीजन, ट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है? हो गया, लिख लिया है। देखिए, ये आपका मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए में ये 5 प्राइम हो गया और ये 3 प्राइम हो गया। हो गया। इनिशिएटिंग कोडॉन कहां होता है? हाँ, यहां। और स्टॉप कोडॉन कहां होता है? यहां कहीं दूर। ऐसा नहीं होता है कि किनारे नहीं होता है, ये पैन के इधर इनिशिएटिंग इधर नहीं होता, इधर टर्मिनेटिंग नहीं। इनिशिएटिंग कोडॉन थोड़ा सा 5 प्राइमेंट के इधर और 3 के थोड़ा सा पहले स्टॉप होता है। मतलब मैसेंजर आरएनए का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो क्या है, जिसका कभी ट्रांसलेशन नहीं होता। देखिए, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, इसके हिसाब से कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। बेस लगा होगा, सीक्वेंस होगा, इसमें कोई सीक्वेंस होगी, लेकिन इसका कभी ट्रांसलेशन नहीं होता है। ट्रांसलेशन यहां से चालू होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ऐसा पार्ट जिसका ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, जिससे प्रोटीन ही नहीं बनती है। तो लगा क्यों होता है? ये इनिशिएटिंग कोडॉन के पहले होता है और स्टॉप के बाद में होता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट। ठीक है, मतलब ये नॉट ट्रांसलेटेड, ये पार्ट क्या है, इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। होता कहां है? बिफोर इनिशिएटिंग कोडॉन, इनिशिएटिंग कोडॉन के थोड़ा सा पहले। मतलब इनिशिएटिंग ये हुआ, इसके पहले इतना हिस्सा एट 5 प्राइम एंड, एट 5 एंड एंड आफ्टर स्टॉप, स्टॉप के बाद में एट 3, क्योंकि स्टॉप कहां होता है? 3 पर। तो स्टॉप के बाद ही हरे रंग से दिखाया गया है। ये है यूटीआर। तो ये क्यों लगा होता है? इफिशियंसी बढ़ाता है ट्रांसलेशन की। इफिशियंसी का मतलब ये रेलगाड़ी है, ठीक,
ये राइबोसोम पर अटैच करेगी, कैसे करेगी? अरे भाई राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट लगती है ना, आप कहते हैं 40 नीचे लगा तो अटैच भी तो करना चाहिए। ये इस पर अटैच कैसे करेगा हाथ पर? ये राइबोसोम हो गया, ये एमआरएनए, तो इसी की मदद से अटैच करता है। यूटीआर जो है, यूटीआर की मदद से इस पर अटैचमेंट होगा। और जब ये आरएनए खिसक करके, ये राइबोसोम खिसक करके जब यहां आ जाएगा लास्ट पे, ठीक है, तो इसके हिसाब से तो कुछ नहीं है, लेकिन अटैच तो करेगा ना राइबोसोम यहां पर। तो यहां पर फिर यही काम होगा, ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ा है ना, तो किसकी मदद से जुड़ा है? यूटीआर की मदद से। समझ में आ रहा ना? तो लिख लीजिएगा फंक्शन क्या होता है इसका। फंक्शन अटैचमेंट ऑफ mRNA टू राइबोसोम। उसमें क्या लिखा है, बुक में क्या लाइन लिखी हुई है? कुछ लिखा देखिए फंक्शन इसका। हाँ, इफिशियंट, ट्रांसलेशन की क्षमता बढ़ जाए, लिख लीजिएगा फॉर एफिशिएंट ट्रांसफर, एफिशिएंट ट्रांसलेशन। भाई अच्छे से ऐसा नहीं खाली यही अटैच नहीं कराता है, अटैचमेंट के लिए और भी चीजें हैं। समझ में आया? तो इसलिए ये उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। अगर ये यूटीआर है तो बढ़िया से अटैचमेंट हो जाएगा, तो ट्रांसलेशन अच्छे से हो जाएगा। तो और बच्चा नहीं है ना? अब आगे वाला टॉपिक थोड़ी देर देख लीजिए, 4 बजे। हाँ, रेगुलेशन समझ लीजिए और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 5 मिनट के बाद, 5-7 मिनट रुक जाइए, बंद कर दीजिए इसको, फिर से चला लेंगे। ठीक।